India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। याचिकाकर्ताओं ने कहा, विरासत सेल को हुई अपूर्णीय क्षति, सक्षम प्राधिकरण से अनुमति नहीं मिलेगी। पंजाब हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। वादी के वकील का दावा, आपराधिक कानून का अधूरा प्रश्न पत्र दिया गया। कोर्ट ने पूछा, क्या जजों की परीक्षा इसी तरह होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को 5 साल की मोहलत को चुनौती देने वाले फार्मेसी कॉलेजों के आवेदनों को प्रोसेस करने का दिया निर्देश। कहा, अभी कोई अंतिम फैसला न लें। नालों की सफाई के लिए मशीनों की सुरक्षात्मक गियर के उपयोग नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति। कहा, सफाई कर्मियों की जान जोखिम में, यूपी सरकार से किया जवाब तलब। India Legal presents Courts Roundup. पुरी के जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास खुदाई और निर्माण के पुनर्विकास योजना के खिलाफ दाखिल याचिका मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसले शुक्रवार को सुनाया जाएगा। खुदाई और निर्माण कार्य ओडिशा सरकार करा रही है। वादियों का कहना है कि इसके लिए सक्षम प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई है और विरासत स्थल को अपूर्णीय क्षति हुई है। वहीं सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी स्थित प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में ओडिशा सरकार द्वारा किए जा रहे कथित अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट कल आदेश सुनाएगा। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस हिमा कोहली के अवकाश पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर 2 विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिसमें राज्य को पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास किसी भी तरह की खुदाई करने से रोक दिया था। हम लोगों ने अप्रोच किया था कि अभी के लिए इस चीजों को रोका जाए। मैं भी एक बड़ा कमिटी अपॉइंट हो जिसमें सर्वेयर हों, इंजीनियर्स हों, रेप्यूटेड पीपल हों, जिसमें जाएं और देखें कि जिस चीजों के लिए जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने कहा है कि जो मंदिर का जो इनहेरेंट पार्ट है उसको भी धक्का पहुंचा है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है उसमें भी कहीं ना कहीं ये इफेक्ट किया है इस चीजों को। तो एक याचिका में पेश हुई सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावानी ने कहा कि राज्य सरकार को संरक्षित स्थल में किसी भी कार्य को करने के लिए प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार सक्षम प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से एक NOC प्राप्त करना चाहिए। राज्य ने निर्माण कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से NOC ली थी। हालांकि अधिनियम के तहत NOC प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी पुरातत्व निदेशक या आयुक्त है। सीनियर एडवोकेट ने निरीक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विरासत स्थल को अपूर्णीय क्षति हुई है। दूसरे याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट विनय नवारे ने कहा कि जो हो रहा है वो उत्खनन है। ये सदियों पुराने स्मारक हैं। पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण निषिद्ध क्षेत्र के भीतर है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार राज्य सरकार मंदिर के अभिन्न अंग मेघनाथ पचेरी के पश्चिमी हिस्से में लगी जमीन पर 30 फीट से अधिक गहराई तक भारी एक्सकेवेटर से खुदाई करके कुछ निर्माण करने की कोशिश कर रही है।
आरोप लगाया गया है कि मंदिर और इसकी दीवार में दरारें पाई गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ओडिशा सरकार अनधिकृत निर्माण कार्य कर रही है, जो महाप्रभु श्री जगन्नाथ के प्राचीन मंदिर की संरचना के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी को राजपत्र अधिसूचना 3 फरवरी 1975 के माध्यम से AMASR एक्ट 1958 का स्मारक घोषित किया गया है और AMASR एक्ट की धारा 19(1) के तहत मालिक कब्जाधारी सहित कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र में किसी भी भवन का निर्माण नहीं कर सकता है। एडवोकेट जनरल ने कहा है कि राज्य द्वारा की गई गतिविधियां अधिनियम के अनुसार निर्माण के दायरे में नहीं आती। उन्होंने कहा कि राज्य तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसे कार्य कर रहा है और इसके लिए NMA से अनुमति है। उन्होंने कहा कि पूरे सेवायक संघ ने राज्य सरकार के उपक्रम का समर्थन किया है ताकि पुरी एक विश्व धरोहर शहर बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा 2019 के आयोजन के तरीके पर सवाल उठाए हैं। प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन के तरीके पर भी अदालत ने चिंता जाहिर की है। जस्टिस नागरत्ना ने साफ साफ कहा कि क्या जजों की परीक्षा इसी तरह होनी चाहिए। उधर याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि शुरुआत में उम्मीदवारों को आपराधिक कानून का अधूरा प्रश्न पत्र प्रदान किया गया और बाद में उन्हें पूरक प्रश्न पत्र दिया गया। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने मामले को 27 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पंजाब और हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा 2019 आयोजित करने के तरीके पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस BV नागरत्ना की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, हाईकोर्ट जिला न्यायाधीशों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। जिस तरह से परीक्षा आयोजित की गई है वो हमें परेशान कर रही है। पीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के 23 जनवरी 2020 के आदेश को खारिज कर दिया गया था। इसमें विसंगतियों को दूर करने और 18 दिसंबर 2019 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड शेड्यूल के अनुसार साक्षात्कार आयोजित करने से रोकने के लिए परिणाम की घोषणा के लिए राहत मांगी गई थी। जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पंजाब राज्य के लिए रिक्तियों की संख्या 9 थी और हरियाणा राज्य के लिए 11 थी। इसमें से 3 उम्मीदवारों को पंजाब के लिए और 8 हरियाणा में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा, परिणाम 17 दिनों में घोषित किए जाते हैं। कितने मूल्यांकन करता है? डिकोडिंग और कोडिंग है। इन पेपरों का मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति कौन है? हाई कोर्ट के जज। क्या 2400 पेपर 16 दिनों में सही किए जा सकते हैं? हाई कोर्ट की ओर से पेश वकील से सवाल करते हुए जज ने आगे कहा, 17 दिनों में इतने प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? हम HC के वकील से पूछ रहे हैं। 17 दिनों में कितने उम्मीदवार थे? कम से कम 3। एक राज्य के लिए आपको कितने पेपर का जवाब देना होगा? जज द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में हाई कोर्ट के वकील ने कहा, जो प्रोटोकॉल का पालन किया गया है वो हाई कोर्ट के फैसले का विषय है। ये मुद्दा पहले भी सामने आया है और ये सब जस्टिस सीकरी की समिति की सिफारिश पर है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि शुरुआत में उम्मीदवारों को आपराधिक कानून का अधूरा प्रश्न पत्र प्रदान किया गया और बाद में उन्हें पूरक प्रश्न पत्र दिया गया। जस्टिस नागरत्न ने पूछा, क्या जजों की परीक्षा इसी तरह होनी चाहिए? हाई कोर्ट के वकील ने जवाब दिया, न्यायाधीशों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र को अंतिम रूप दिया गया है। HC ने UGC से इस पहलू पर मार्गदर्शन भी मांगा था। हाई कोर्ट अपने न्यायिक आदेश को पलट नहीं सकता है। चूंकि वकील VC के माध्यम से पेश हो रहे थे, इसलिए पीठ ने मामले को 27 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया और उन्हें शारीरिक रूप से पेश होने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के उन कॉलेजों के आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिन्होंने शैक्षणिक साल 2020-21 से 5 साल की अवधि के लिए नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर पीसीआई द्वारा जारी मोहलत को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। पीठ ने निर्देश दिया कि वर्तमान याचिकाओं के परिणाम तक अनुमोदन या गैर अनुमोदन के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस सीमा कोहली की पीठ ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली को नए कॉलेज खोलने के लिए 5 साल की मोहलत पर दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर विचार करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। इसके बाद दिल्ली और कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रतिबंध हटा दिया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोहलत के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान पीसीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि फार्मेसी कॉलेजों के तेजी से बढ़ने के कारण 5 साल की मोहलत लगाई गई थी, जो चुनौती के अधीन है। एसजी ने कहा कि कॉलेजों की चिंता ये हो सकती है कि उन्हें 1 साल का नुकसान हो सकता है। पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि वो नहीं चाहती कि कॉलेजों की मंजूरी के संबंध में कोई अंतिम आदेश दिया जाए, जिससे पीसीआई सफल हो जाती है और हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया जाता है तो छात्रों पर संकट होगा। पीसीआई ने स्वास्थ्य विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ये निर्णय लिया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कॉलेजों ने 5 साल के प्रतिबंध के आदेशों को कई आधारों पर चुनौती दी थी, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के दायरे और शक्तियों से बाहर था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसे में एरियर के लिए आवेदन को देरी के आधार पर माना नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल कर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले की उस पार्ट को खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट के पेंशन के एरियर को मना किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पेंशन की रिवाइज दर से पेंशन पाने का हकदार है और निर्देश दिया गया है कि आवेदक को 4 हफ्ते में पेंशन का एरियर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि गोवा सरकार ने 60 के बदले 58 साल में रिटायर कर दिया और इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल की और कहा कि पेंशन 60 साल तक की नौकरी के हिसाब से काउंट होना चाहिए, लेकिन पेंशन का एरियर नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस बात में सही हो सकता है कि उसने 2 एक्स्ट्रा साल की सैलरी को मना किया, लेकिन पेंशन एरियर को मना करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अप्रैल 2004 में कादिले की हत्या के लिए 3 हत्या के दोषियों को दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि एफआईआर दर्ज करने में केवल देरी सभी मामलों में घातक साबित नहीं हो सकती। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने आगे जोर देकर कहा कि न्यायालय भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र मानता है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की दृष्टि क्षमता शहर की तुलना में कहीं बेहतर है। अदालत ने कहा कि ज्ञात व्यक्तियों की पहचान बीच रात में आवाज, छाया और चाल से भी संभव है। अदालत ने दोषियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि घटना के स्थान पर कोई प्रकाश नहीं था, इसलिए वर्तमान मामले में हमलावरों की पहचान की कोई संभावना ही नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी के मामले में अदालत को देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगना था और बयान की सत्यता की जांच करनी थी। अगर वो संतुष्ट है तो अभियोजन का मामला अकेले इस आधार पर कमजोर नहीं होता। अदालत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लखीमपुर खीरी के आदेश और फैसले के खिलाफ हत्या के दोषियों सराफत, नूर मोहम्मद और अजय द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी। इसमें उन्हें तलवार से हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने तीनों को अपराध से बरी कर दिया। हालांकि अधिनियम ने उन्हें आईपीसी की धारा 302 से पठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार किया कि एफआईआर दर्ज करने में 8 घंटे की अपृष्टता देरी हुई थी। अदालत ने पाया कि घटना की जगह और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी 13 किलोमीटर थी और अभियोजन पक्ष द्वारा देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि राज्य में नालों की सफाई के लिए मशीनों और सुरक्षात्मक गियर के उपयोग क्यों नहीं किया गया। ऐसे में चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की पीठ के एक सुमोटो जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें कोर्ट ने एक समाचार पर ध्यान दिया जो 24 मई 2022 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। समाचार रिपोर्टों में दिखाया गया था कि बिना किसी सुरक्षात्मक गियर के नगर निगम द्वारा या ठेकेदारों के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा खुली नालियों की सफाई की जा रही थी। इससे पहले 26 मई को कोर्ट ने राज्य के अलग अलग
प्राधिकरणों को नोटिस जारी किया था। अब 31 मई को राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि स्थिति से निपटने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि मानसून की शुरुआत से पहले नालों की सफाई की पूरी प्रक्रिया हो जाए। इसके अलावा नगर निगम की ओर से एडवोकेट अनूप त्रिवेदी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया और एडवोकेट विभू राय द्वारा सहायता प्रदान की गई। एडवोकेट अनूप ने कोर्ट के समक्ष नगर निगम से प्राप्त निर्देशों के साथ कुछ संबंधित तस्वीरें रखी तो कोर्ट ने खेद व्यक्त किया। जिस तरह की स्थिति है 21वीं सदी में इस तरह की तस्वीरों की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे अदालत को ये बताने के लिए निर्देश देने का समय मांगा कि इस गंभीर स्थिति में क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि नालों की सफाई की प्रक्रिया में शामिल लोगों के जीवन को जोखिम में न डाला जाए। अब नगर निगम ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्थिति में सुधार होगा और नालों की सफाई करने वाले को सुरक्षात्मक गियर दिए जाएंगे और सफाई का अधिकांश काम मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। वहीं केरल हाईकोर्ट ने टैटू आर्टिस्ट सुजीश पीएस को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिस पर कई महिलाओं द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया था। जीवित बचे लोगों में से एक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस कौसर एडप्पा ने राज्य और सुजीश को नोटिस जारी किया। राज्य में 2 टैटू स्टूडियो चलाने वाले सुजीश ने पहले कई महिलाओं को टैटू बनवाने के दौरान कथित तौर पर यौन शोषण के लिए फ्रंट पेज बनवाया था। वर्तमान में सुजीश के खिलाफ कम से कम 7 प्राथमिकी दर्ज हैं, 2 बलात्कार के लिए और अन्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत यौन उत्पीड़न के लिए दर्ज है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुजीश के 2 बलात्कार के मामलों में जमानत के लिए अपने दूसरे आवेदन में जमानत के लिए आवेदन को पहली बार खारिज करने के बाद अनुमति दी थी। एडवोकेट रघुल सुधीश, केजे ग्लेक्सन, जे लक्ष्मी और बिनी दास के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि उस पर कई अन्य महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए उनके खिलाफ कम से कम 5 अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि जांच वर्तमान में एक उन्नत चरण में है और याचिकाकर्ता को आशंका है कि अगर आरोपी जमानत पर रहता है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और जांच को खत्म करने का प्रयास कर सकता है। याचिका में आगे कहा गया कि सत्र न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि उनका स्टूडियो पहले पलारीवट्टम पुलिस स्टेशन की सीमा में स्थित था, जहां उनके खिलाफ अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ये तर्क भी दिया गया कि निचली अदालत ने अभियुक्तों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, बलात्कार के कई अन्य मामलों और इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि पीड़ित केरल के अलग अलग हिस्सों से हैं, यहां तक कि एक विदेशी नागरिक भी है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से उसी दी गई जमानत रद्द करने का अनुरोध किया। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने एक उप न्यायाधीश राजेश कुमार अबरोल को जमानत दे दी है। अबरोल को जम्मू में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 2018 में उससे कानूनी मदद मांगने वाली महिला के साथ बलात्कार और धोखा देने के लिए दोषी ठहराया था। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहन लाल ने अबरोल को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके और इतनी ही राशि को 2 जमानतदारों के अधीन जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 के फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अबरोल को बलात्कार यानी कि धारा 420 आरपीसी और धोखाधड़ी के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा अबरोल को धोखाधड़ी के अपराध में 7 साल के कारावास के साथ साथ जुर्माने भी लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार रामबन जिले की रहने वाली पीड़ित महिला अबरोल से उस समय मिली थी जब वो एक केस लड़ रही थी। न्यायिक अधिकारी होने के नाते अबरोल ने कानूनी मदद का वादा किया और उससे घरेलू समर्थन मांगा। नाबालिग लड़की को सहारा देने के बाद महिला ने अबरोल के घर में काम करना शुरू किया। अपीलकर्ता ने अपने पति के साथ पीड़िता के विवाह को तलाक विलेख प्राप्त करके भंग कर दिया, जिसे नोटरीकृत किया गया था। बाद में जब अबरोल को पता चला कि वो उसका घर छोड़ने की योजना बना रही है तो उसने उससे वापस रहने का अनुरोध किया और मांग को उसके माथे पर रख दिया। उसे आश्वासन दिया कि अब वो उसकी पत्नी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार अबरोल के साथ शादी के 1 साल बाद महिला को पता चला कि उसने उसे धोखा दिया, क्योंकि वो पहले से ही दूसरी महिला से शादी कर चुका है, जो उसकी पहली पत्नी से तलाक के बाद उसकी दूसरी पत्नी थी। उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंदी तर्कों की जांच के बाद कहा कि सजा को निलंबित करने और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने में कोई वैधानिक प्रतिबंध निषेध नहीं है, इसलिए इसने सजा को निलंबित कर दिया और अबरोल को जमानत दे दी। मामले कि फिर से सुनवाई 27 जुलाई को होगी। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.